हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो नया टॉपिक करने वाले हैं तो मनोविज्ञान का हम कोहलबर्ग को हम आज पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने हमें नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत को हम मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं और आपने जब अपनी स्टडी का जो टाइम था आपका, वहाँ पे भी आपने अच्छे से इसको किया था जब आप ट्रेनिंग टाइम में थे। तो आपको मैं और अच्छे से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से आपको ये चीज़ें समझा सकूँ, और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चन जो बनते हैं मैं उनकी तरफ ही फोकस करूँगा। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। देखो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग कहाँ के निवासी हैं, क्योंकि निवासी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कोहलबर्ग जो हमारे थे वो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय से, मतलब शिकागो जो विश्वविद्यालय था उसमें एक प्रोफेसर के रूप में ये कार्य करते थे। इनके द्वारा क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो इनके द्वारा दी गई है। और मेन जो बात है इसकी कि ये जीन पियाजे से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जो जीन पियाजे हमारे हैं उनके जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसी का ही एक रूपांतरण माना जाता है। ठीक है, कि उनको ही इन्होंने क्या किया है, थोड़ा मॉडिफाई किया है और उसी से ही अपना एक जो थ्योरी, जो नैतिक विकास सिद्धांत की थ्योरी दी है, तो उसको अपनी थ्योरी को दिया है। इन्होंने अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें इन्होंने प्रत्येक अवस्था को 2-2 भागों में बांटा है। ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अभी जो 2-2 भागों में कैसे बांटा है, क्या बांटा है, उसको हम अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इनका अनुसार, जो इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते। इनका क्या मानना है, जो नैतिक व्यवहार होते हैं वो जन्मजात नहीं होते। और दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है तो ये बनेगा कि कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक व्यवहार हैं कितने साल की आयु से शुरू होते हैं, तो आपने वहाँ पर 4 साल की आयु को मेंशन करना है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन गया यहाँ पर। इनका मानना है कि जो व्यवहार है सामाजिक परिवेश में सीखे जाता है और इसको सामाजिक परिवेश से ही अर्जित किया जाता है। इनका मानना था कि जैसे जैसे क्या होगा कि बच्चा परिवेश में, समाज में घुलना मिलना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे उसमें क्या होगा, जो नैतिक व्यवहार है वो उसका बढ़ता चला जाएगा। वैसे वैसे वो अपने नैतिक विकास को और ज़्यादा से सीखता चला जाएगा, और इसी के बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है। इनका मानना है कि जो नैतिक विकास है हमारा वो अचानक से नहीं होता, अकस्मात नहीं होता। ठीक है, ये अचानक से ना होकर के धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, जैसे जैसे कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो वैसे वैसे और जैसे जैसे समाज में उसका दायरा बढ़ता रहता है, वैसे ही उसका ज्ञान भी जो नैतिक विकास का धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक जो इनका मुख्य जो बिंदु है, जो मेन पॉइंट जो इनका है, कि इन्होंने इस सिद्धांत को एक और नाम भी दिया है जिसको हम कहते हैं अवस्था का सिद्धांत। तो अगर आपसे नैतिक विकास का सिद्धांत ना लिख कर आकर के अवस्था का सिद्धांत भी लिखा है तो वो भी कोहलबर्ग को ही आपने उस समय भी टिक करना है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। समझ गए कि इस अवस्था को, सॉरी माफ़ कीजिए, इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इनका एक जो मेन पॉइंट इन्होंने और बताया कि जो परिवर्तन है, इन्होंने बोला कि ये या तो एक क्रम में होता है वो, ठीक है। ये जो इनका मानना है कि जो परिवर्तन है वो ऐसा नहीं होगा कि आज परिवर्तन हो गया कल वापस होगा, कल फिर उसके बाद होगा। इनका मानना है कि आज परिवर्तन थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे ऐसे परिवर्तन जो है हमारे नैतिक विकास का एक क्रम में चलेगा और नैतिक विकास में ही अहम योगदान देगा। इनका मानना है कि जो नैतिक विकास है वो विशिष्ट से सरल की ओर चलता है, स्पेसिफिक से जर्नल की ओर चलता है। तो ये वाली बात को भी आपने अच्छे से नोट कर लेना है। आई होप कि इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इसकी जो इनके अनुसार क्या है
जो नैतिक जो विकास है उसकी शुरुआत 4 वर्ष की आयु से होती है। इनके बारे में हमने अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि ये क्या थे, क्या करने वाले थे, क्या इनके बारे में जो भी कुछ बिंदु थे, जो क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं वो हमने कर लिए। अब हम इसकी थ्योरी की ओर चलते हैं और थ्योरी में जो इन्होंने सिद्धांत वगैरह जो अपने दिए हैं, जो अपनी अवस्थाएं दी हैं, उनको देखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या क्या कहा है। तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको 3 भागों में बांटा है: पूर्व परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर को प्री कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत को कन्वेंशनल लेवल और पश्च परंपरागत को पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इन्होंने कहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो पूर्व परंपरागत जो स्तर है उसमें क्या क्या ये बातें कहते हैं, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें ये क्या क्या कहते हैं। तो ये जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसको भी 2 भागों में बांटेगा, कन्वेंशनल को भी 2 भागों में बांटेगा और पोस्ट कन्वेंशनल को भी 2 भागों में बांटेगा। तो प्री कन्वेंशनल लेवल को सबसे पहले पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एज क्राइटेरिया क्या है, 4 से लेकर 10 साल के बीच में इसको रखा है पूर्व परंपरागत स्तर को। इनका मानना है कि प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा अनुशासन को ज़्यादा महत्व देता है और जो भी कुछ सीखता है वो अनुशासन के माध्यम से ही सीखता है। इसमें जो माता पिता उनको स्पष्ट कर देते हैं कि जो उनके आदेश हैं कि वो ही क्या होंगे, उसको पालन करने होंगे और उसमें कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना होगा। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार को प्रेरक नहीं माना जाता। इसमें नैतिक व्यवहार का जो प्रेरक है वो बच्चा स्वयं ना होके बाह्य की तरफ होता है। जो प्रेरक समझते हैं आप, प्रेरक क्या होता है? तो प्रेरक इसमें क्या होगा, बाह्य होगा, है ना। इसमें दंड से बचना और पुरस्कार लेना ये प्रेरक होता है उनका। वो चाहते हैं हमें पुरस्कार मिले और हम दंड से बचें। और इस अवस्था को इन्होंने जो 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, और दूसरा है आत्म केंद्रित, इसके बहुत सारे नाम हैं, साधनात्मक, पुरस्कार, उन्मुखता, है ना। आपने किस में याद करना है, तो इंग्लिश में थोड़ा आसान रहता है तो आपने उसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेना है। इसको इंस्ट्रूमेंटल या अवार्ड ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। समझ आई? जो दूसरे वाला है इसका लेवल का, जो इसको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन कहा जाता है और जो दूसरा भाग है उसको इंस्ट्रूमेंटल एंड अवार्ड ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो इसमें जो अगर बात की जाए नैतिकता की, तो इनका मानना है कोहलबर्ग का कि नैतिकता इस वाले स्तर में क्या होती है, शून्य होती है। और बच्चा जो बाहर से जो नैतिकता मिलती है उसको उसी के ऊपर निर्भर रहता है। जो बाहर से जो लोग बोलेंगे उसको, जैसा भी उसको बोलते हैं उसी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। अपनी नैतिकता उसमें अभी शून्य होती है। किसके अकॉर्डिंग? कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। पहला हम देख लेते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, जो इसका पूरा परंपरागत स्तर का जो पहला भाग है, पहला जो इसका खंड जिसमें विभाजित किया है, उसमें क्या कहा गया है कि इस अवस्था में सही व गलत का निर्धारण दंड या आज्ञाकारिता के कारण होता है। इसमें बालकों को नैतिकता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इसमें बालक अपने आप को कठिनाई से बचाने के लिए प्राथमिकता देता है। और एक जो मेन बात, अगर आपसे क्वेश्चन में ये मुहावरा पूछ लिया जाए कि इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति होती है, और बच्चा इसमें कैसे कार्य करता है, दंड से बचने के लिए। अब ये तो थी थ्योरी। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल के, वो किसी का कहना नहीं मानते। उनको जितना मर्जी किसी काम से हटा लो, कुछ कर लो, वो किसी का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। खास करके जो इंडियंस वाले होते हैं, ठीक है, जो बाहर की कंट्रीज़ वाले हैं उनका अलग स्तर है, हमारे वालों का अलग है। जब उनको हम थोड़ा सा डरा देते हैं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी या मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, ऐसे हम कुछ बोल देते हैं, तो फिर क्या होता है, एकदम से वो कहीं ना कहीं एक कोने में जाके बैठ जाएंगे। जैसे कोई बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, उसको प्यार से 10 बार समझाओगे तो नहीं मानने का, लेकिन हम उसे कुछ ऐसा बोल दें कि तुम्हें इस चीज़ का दंड मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगा, इस स्थिति से फिर वो क्या होगा, वो काम को छोड़ देगा और अनुशासन में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस।
और दूसरे इसमें क्या पुरस्कार वगैरह के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बोलेंगे कि अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, तुम्हें चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे, मेरे लिए पानी लेके आओ, कुछ लेकर आओ। तो वो भी इस वाली स्थिति में हो जाता है कि वो कहना मान लेते हैं। लेकिन जो दूसरे वाली स्थिति है कि आत्म केंद्रित पुरस्कार उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल या फिर अवार्ड ओरिएंटेशन, इसमें बालक दूसरों के अधिकारों को समझने लगता है कि उसके ऊपर जो दूसरे लोगों का कुछ न कुछ अधिकार है, इस बात को समझने लगता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बराबरी का व्यवहार करने लगता है। इसमें तुम मेरी पीठ पर खुजली करो और मैं तुम्हारी पीठ पर खुजली करता हूँ, अगर ये मुहावरा पूछा जाता है तो ये इसी का उदाहरण है। ठीक है, कि ऐसी भावना रहती है उसमें। और कोई एक और मुहावरा अगर मैं आपको बता दूं कि अदला बदली की अगर अवस्था पूछी जाए तो यही अवस्था होती है जो अदला बदली की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चा स्वार्थी होता है। इसमें ना जो बच्चा होता है कैसा होता है, स्वार्थी होता है। और मैं आपको मुहावरा बताता हूँ, जैसे को तैसा, एक जो हम ये बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, जैसे को तैसा, इसकी भी भावना इसमें रहती है। अब ये आपने थ्योरी थोड़ी पढ़ ली, अब इसको समझ लेते हैं कैसे होता है। इस स्टेज में क्या होगा, जैसे आप बच्चे को कोई भी काम बोलोगे, वो आपको आगे से अपना ही काम सुना देगा। वो आप बोलोगे उसको कि बाज़ार मेरे लिए किचन से 1 गिलास पानी ले आओ, तो वो बोल देगा कि आपके लिए मैं किचन से पानी तभी लेकर आऊँगा अगर आप मेरे कार्टून चलाओगे टीवी में, आप अपना सीरियल बंद कर दोगे। तो अब आप समझिए कि कैसे जैसे को तैसा वाली भावना इसमें कैसे आ रही है। और इसमें आपको पता भी चल गया कि बच्चा स्वार्थी होता है। अच्छा, जिसमें इसको इंटरेस्ट आता है ना बच्चे को, वही कार्य इसमें क्या कर रहा होता है बच्चा, तो इसको भी आपने थोड़ा सा देख लेना है। जैसे कि बच्चे को अगर कोई चीज़ खेल खिलौना अपना मिल रहा है खेलने के लिए, या कुछ उसको, जैसे आप घर में आए, आपने घर में उसको आपसे बहुत मीठे से बात करेगा वो। और फिर जब आपने कुछ, उसको पता है कि कुछ ना कुछ लेके आए होंगे आप बाहर से, जब आए हैं आप उसको जब चॉकलेट वगैरह दे देंगे या कुछ दे देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी चॉकलेट खाने वगैरह में मगन हो जाएगा और आपकी तरफ क्या कर देगा, थोड़ा सा ध्यान भी नहीं देगा। आप उसको जितना मर्जी उसके बाद बुलाओ। तो बच्चों का क्या स्वार्थी रहता है कि मेरा काम बने, और कि मैंने दूसरों से क्या लेना, उसको ये वाली उसके अंदर भावना रहती है। हम दूसरी वाली स्टेज में चले लेते हैं, परंपरागत स्तर, जिसे हम कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। कोहलबर्ग ने इस अवस्था को पारंपरिक नैतिकता का नाम भी दिया है। इस अवस्था में माता पिता के द्वारा दिया गया ज्ञान नैतिकता संबंधित ज्ञान में परिवर्तन होने लगता है, परंतु नैतिक यथार्थवाद की स्थिति विद्यमान रहती है। इस स्तर में भी बालक पर बाहरी नियंत्रण ही रहता है। इसमें बच्चा समाज के माध्यम से नैतिकता को सीखता है और समाज के तरीके से ही चलता है। समझ आया, ये है थ्योरी। इसका जो मेन पॉइंट है ना, इसके अंदर जो हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे, जो 2 भागों में इसको बांटा गया है उसको पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से हम समझ जाएंगे। बस इसमें आपने ये समझ लेना है कि समाज के माध्यम से नैतिकता इस वाले में भी सीख रहा है, जो पहले वाले में वो भी बाह्य तरीके से नैतिकता सीख रहा है। इसका जो पहले वाला जो इसका भाग, इसका जो बांटा गया, जो पहला भाग है इसका, अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची उन्मुखता, या अच्छा लड़का या लड़की उन्मुखता, नाइस बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन इसको बोला जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को, इस अवस्था को प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में नैतिकता व्यवहार व को, माफ़ कीजिएगा, इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझा जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों को कि हमें स्वीकृति मिले, ऐसा व्यवहार इसमें किया जाता है। इस अवस्था में बालक दूसरों को प्रसन्न करने तथा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इस वाले स्टेज में बच्चे का भाव निष्पक्ष रहता है। और एक और बात याद रखना कि इसमें वो दूसरों का ख्याल रखने वाला भी होता है। तो ये तो थी थ्योरी, अब इसको समझ लेते हैं। जब बच्चा मैं आपको एक बात बताना भूल गई, परंपरागत जो स्तर है उसकी एज है 10 साल से लेकर 14 साल तक की, तो इसको आपने नोट करना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप देखो, जब 10 साल से 14 साल के बीच में बच्चा होता है, लाइक कि 6ठी क्लास के आसपास, 6ठी 7वीं में जब बच्चा होता है, अगर आपको थोड़ा सा उसको कुछ कहोगे कि आज आप बहुत ही मेरा कहना मान रहे हो, बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हो, तो क्या होगा, बच्चा और ज़्यादा से अच्छे से करेगा कार्य को। उसको
बहुत अच्छा फील होगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पे अलग से चमक आ जाएगी कि मेरी तारीफ़ कर दी। पहले तो आपको एक बार दिन में पानी पिलाता तो अब 2 बार पानी पिलाएगा। पहले आपका एक काम करता था, फिर 10 बार करना करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी से हम जो गुड, वेरी गुड, एक्सेट्रा जो हम देते हैं ना 6th 7th 8th क्लास के बच्चे को, इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या होता है, जब उनको हम गुड, वेरी गुड कुछ ऐसा बोलते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो भी कार्य वो करने लगे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी तारीफ़ इसमें हो रही है। इतनी बात समझिए आप। इसमें जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या है कि बच्चे ना दूसरों का ख्याल रखना भी इस अवस्था में सीख जाते हैं। जैसे कि जो बच्चे अपने छोटे जो बच्चे होते हैं ना, भाई बहन जो होते हैं, उनका भी ख्याल रखने लग जाता है कि हाँ मेरा भाई है, ये इसको थोड़ा रखना है, इसको कोई मम्मी बाहर चली गई तो उसको थोड़ा ध्यान रखा कि बाहर ना जाए, ये सब चीज़ें भी इस अवस्था में सीख जाते हैं। तो अच्छा बच्चा, अच्छी बच्ची उन्मुक्ता आप समझ गए होंगे यहाँ तक। हम अब नेक्स्ट पर चलते हैं कि सामाजिक नियम, कर्तव्य पालन, रूढ़िवाद को बढ़ावा। सोशल रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, प्रमोट कंजर्वेटिज्म, ये जो सब चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में बच्चे की जो परंपरागत स्तर है वो दूसरे वाला जो इसका भाग है, जो खंड है बांटा गया है, उसमें इसको रखा जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो जो हमारे नियम हैं, जो हमने लॉ ऑर्डर कुछ बना रखे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ बना रखे हैं, जो कानून व नियम हमने कुछ बना रखे हैं, उनको वो पालन करना शुरू करता है। इस अवस्था में उसकी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना सीखता है वहाँ पर वो। इस अवस्था को इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना कि लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था कौन सी है, तो इस अवस्था को आपने लगा देना है, ठीक है। इसका नाम भी लॉ एंड ऑर्डर है, सामाजिक जिसमें नियम वगैरह के ऊपर चलता है, तो वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था है। और कन्वेंशनल स्टेज का ये दूसरा खंड जो है वही हमारा लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था है। और रूढ़िवादी भावना इसमें बच्चे में रहती है अभी भी। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें बच्चा खुद का लॉजिक नहीं लगाता अभी भी, जैसा उसको दूसरे बोल देंगे वो वैसा ही करेगा। इसमें ना जैसे पूजा पाठ वगैरह जो हमारी रूढ़िवादी जो हमारी संस्कृति है, पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और कि जैसे भंडारा वगैरह में या कहीं पे कुछ ऐसा प्रोग्राम वगैरह हो रखा होगा तो वहाँ पे थोड़ा के भाग पार्टिसिपेट वगैरह लेता है उसमें। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर को जो ये अवस्था है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चा ना पूरे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे बच्चे को बोला कि आपको हमेशा बाएं ओर चलना है, तो आप उसके साथ कभी गए बाज़ार में तो आपने उसको बोल दिया कि हमारा घर तो यहाँ से 2 कदम की दूरी पर है, राइट साइड से चल लो, कि 2 मिनट तो लगेंगे। वो आपके साथ ना मतलब थोड़ा बहुत जिद भी करने लग जाए, लड़ने लग जाएगा थोड़ा सा कि हमें क्या बाएं ओर चलना चाहिए, आर्ग्यूमेंट करेगा हल्की बहुत वो, कि हमें बाएं ओर चलना चाहिए, कि बाएं ओर कि जब हमारे रूल वगैरह बना रखे हैं कि हमें बाएं ओर ही चलना चाहिए। तो ऐसा कुछ जब बताता है बच्चा तो वो कौन सा हो गया, इसी अवस्था के अंदर आता है। तो आपने इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं पश्च परंपरागत स्तर पर। इसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। कोलबर्ग ने इसे किशोर अवस्था की पश्च परंपरागत या पारंपरिक स्तर भी कहा है, पर पारंपरिक स्तर कहा है, ठीक है। इस अवस्था में आचरण आंतरिक हो जाता है, नैतिक मुद्दों पर वह आंतरिक चिंतन के आधार पर निर्णय लेता है। इसमें वह नैतिक सिद्धांतों पर अधिक बल देता है और आवश्यकता के अनुसार नियम को बदलने में भी विश्वास रखता है। देखो जो पहले वाली जो अभी स्टेज बताई मैंने उसमें अगर होगा ना, अभी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा उससे आप अच्छे समझ जाओगे। उसमें बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को ज़्यादा फॉलो करेगा जो पिछले वाली स्टेज है, और इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो लॉ एंड ऑर्डर को वो तोड़ भी सकता है, जो हमारी पश्च परंपरागत स्तर है। तो इसको थोड़ा सा आपने समझ लेना है। तो इसका हम पहले वाला देख लेते हैं कि सोशल कॉन्टैक्ट या रिलेशन ओरिएंटेशन, सामाजिक संपर्क या बंधन उन्मुक्ता। तो इस अवस्था में रूढ़िवाद की भावना तो रहती है, परंतु वह तर्क करना शुरू कर देता है। वह सामाजिक व्यवस्था को बनाने की अपेक्षा न्याय एवं वैधता को ज़्यादा महत्व देता है। वह जाति, लिंग, सामाजिक स्तर के भेदभाव न करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, ऐसी ऐसी उसके अंदर इच्छाएं होती हैं कि सबको उनके अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, तो उनको उनके अधिकार दिलवाने की वो कोशिश करते रहते हैं।
नैतिकता के लिए वो जो अपने इसका जो लेकिन दायरा है थोड़ा सीमित रहता है इस वाली स्टेज में। जैसे कि मान लो कि अपने घर में उसकी बहन को थोड़ा पढ़ाई लिखाई से बोल रहे हैं कि अभी उसको आगे हम नहीं पढ़ाएंगे या कुछ नहीं करेंगे, तो वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। या थोड़ा अपने परिवार में किसी के साथ कोई बात हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी भी विषय के लिए दहेज के लिए बात होगी तो बोलेगा हम दहेज क्यों लेंगे, ऐसा वैसा थोड़े आर्गुमेंट करना है कि दहेज लेना थोड़ी बुरी बात है। तो वो बोलता है जो पुराने आपके सिद्धांत हैं उनको बदलने की ओर वो थोड़ा सा विश्वास रखता है उसमें। इतना आप समझे। अब इसका जो आखिरी वाला पॉइंट है उसमें सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता आता है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था को विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति असंगत और अन्यायपूर्ण कानूनों व नियमों को बदलने की सोच रखता है। इस अवस्था में व्यक्ति अंतःकरण की ओर उन्मुख हो जाती है। इस अवस्था को रूढ़िवादी से ऊपर की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों को ही ध्यान में नहीं रखता बल्कि सार्वजनिक नैतिक सिद्धांतों को भी सम्मुख रखता है और इस अवस्था में निर्णय स्थितियों के अनुसार करता है। जैसी स्थिति होगी वैसा वो निर्णय करेगा। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इसको समझने के लिए यह आपको पूरा का पूरा जो भी चैप्टर है इसी से स्टोरी से आपको समझ आ जाएगा। एक हमारे हाइंस या हिंज के नाम से आप लोग जानते हो कि उनकी स्टोरी इसमें बहुत पॉपुलर होती है कि इस स्टोरी को वो अक्सर ही अपने दोस्तों से या अपने जो लोगों से बच्चों से अक्सर पूछते रहते थे। कोहलबर्ग हाइंस की स्टोरी बताते हैं कि उनकी एक वाइफ होती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है। उसको कोई भी एक ट्रीटमेंट कहीं से नहीं मिल पा रहा होता है। तो अचानक से उसे पता चलता है कि एक कोई साइंटिस्ट है, उसने एक ऐसी मेडिसिन की खोज की है जिससे क्या होता है कि अगर वो मेडिसिन अगर उसको लग जाती है उसकी वाइफ को तो उसकी जान बच जाएगी। तो इसीलिए खुशी तो इसीलिए वो उस साइंटिस्ट के पास जाता है और उससे दवाई मांगता है। लेकिन वो साइंटिस्ट उसे दवाई देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, अभी तो मेरा इसका सैंपल ही है और मैंने पहली ही बार इसको बनाया है, और आप क्या करो, इसको जो दवाई को है मैं तो आपको ऐसे नहीं दूंगा, अगर आपको चाहिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे इतने पैसे दे दो, जैसे 1 लाख दे दो या 2 लाख दे दो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या डॉलर में मांगे होंगे वहाँ पर, जैसा भी होगा। तो उन्होंने लेकिन उसको दवाई नहीं दी। फिर उसने बहुत सोच विचार किया और अपने जब घर में आया तो उसने क्या किया, हाँ, इसने रात को गया और अपनी उस दवाई को चुरा कर लेकर आ गया। जब वो दवाई को चुरा कर लेकर आया तो उसने क्या किया कि अपनी वाइफ को लगा दिया और उसकी वाइफ बच गई। और ये स्टोरी यहीं पे वो रोक देते हैं और उनसे पूछते हैं फिर सभी से कि क्या, ये आपसे भी क्वेश्चन है कि क्या हाइंस ने सही किया, क्या उसको ये चोरी करनी चाहिए थी। तो आप लोग में से कुछ का आंसर ना होगा, कुछ का आंसर हाँ होगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं वो कि क्या जो वो साइंटिस्ट थे उनको दवाई देने से मना करना चाहिए था। तो इसमें भी आपका कुछ का आंसर ना होगा, कुछ का आंसर हाँ होगा। कि जिनका आंसर अब साइंटिस्ट वाले बात पे हाँ है तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ कि क्या हाइंस की वाइफ बच जाए, क्या उसको इंसानियत के नाते उसको नहीं देनी चाहिए थी वो दवाई। क्या वो दवाई तो फिर से बना सकता था, पहली दवाई वो फ्री में बांट सकता था। और कुछ लोगों का अगर आंसर हाँ है तो उनको मैं बता देता हूँ दूसरी तरफ कि उसने एक पहला ही उसका ये डोज था, उसने पहली बार इस डोज को बनाया था। तो अगर वो दोबारा वो ना बना पाता, हाँ, इसकी वाइफ की दवा तो लाइफ बच जाती है, लेकिन और जो लाखों लोगों के लिए वो दवाई काम आ सकती है, तो उसके लिए तो वो पता नहीं फिर दवाई बन पाती या नहीं बन पाती। और हाँ, इसके उसमें बोलेंगे कि चोरी करना, अब कुछ बोलेंगे कि चोरी करना गलत बात है। तो चोरी करना गलत बात है, क्या अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी करना गलत है। कल को आपकी वाइफ के साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप चोरी नहीं करोगे। अगर अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम की चोरी कर लेंगे, तो अब आप ये बताओ कि अगर आप चोरी करके अपनी वाइफ को बचा रहे हो, आप जेल चले जा रहे हो, लेकिन पता नहीं कितनी वाइफ जो है, कितने लोगों की वाइफ उस दवाई से और बच सकती थी। क्या आपने अपनी वाइफ के लिए
औरों की वाइफ या और जो लोग जो उस दुनिया में लोग हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या आपकी पत्नी जीवित रहे, आप यही चाहते हैं, किसी और की पत्नी जीवित ना रहे? तो ऐसे ही अभी इसमें थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। अगर थ्योरी के हिसाब से आपने आंसर दिया कि उसको चोरी नहीं करना चाहिए था, चोरी एक गलत बात है, तो आप किस स्थिति में हैं? जो कन्वेंशनल स्टेज है वो हमारी है, आप उसमें आते हो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अभी भी लॉ एंड ऑर्डर को मान रहे हो। अगर आप उसको चोरी करने को सही मान रहे हो तो उनका अभी जो हमारा जो लास्ट वाला जो हमने बताया है, ठीक है, कि जो अपने नियमों को बदलने में भी पश्चिम परंपरागत जो हमारा स्तर है उसमें अपने नियमों को बदलने के लिए ज़रूरत के हिसाब से तैयार रहता है इंसान वो। तो आप इस वाली स्टेज में आते हो। तो आप अपने आंसर के हिसाब से आप लगा सकते हो कि आप कौन से वाली स्टेज में आते हो। अगर आप उस डॉक्टर को गलत समझते हो कि उस डॉक्टर ने ऐसा गलत किया, तो आप पूर्व परंपरागत स्तर में आते हो। अगर आपने उस डॉक्टर को सही ठहराया कि उसने दवाई नहीं दी, उसकी इतनी मेहनत थी, ये सब था, तो आप किस में? कन्वेंशनल स्टेज में आते हो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक छोटे सा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर एक डॉक्टर के पास आपको एक मरीज़ को लेकर जा रहे हो और उसका एक्सीडेंट हुआ अभी अभी, ट्रैफिक लाइट में आप फंसे हुए हो, आपके पास विकल्प है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट को तोड़ देते हो, ठीक है, उसको पार करके आप हॉस्पिटल चले जाते हो तो उस लड़के की जान बच जाएगी। और अगर आप नहीं तोड़ पाते उस ट्रैफिक लाइट को, फिर आप उस लड़के की जान बच जाएगी। तो क्या आप ट्रैफिक लाइट तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? आप में से कुछ का आंसर होगा कि हम ट्रैफिक लाइट को तोड़ देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ट्रैफिक लाइट को तोड़ा तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इतनी बात आप समझे। इसमें से आप में से कुछ लोगों ने बोला होगा कि हम इसको ट्रैफिक लाइट का रूल नहीं तोड़ेंगे, ये तो हमारे ही लिए है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप कन्वेंशनल स्टेज में हो, और अगर आप उसको ट्रैफिक लाइट को तोड़कर आगे जाने की अगर बात कर रहे हो तो आप पश्चिम परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आते हो। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो सामाजिक संपर्क बंधन उन्मुक्ता है, आप इतनी समझ चुके हो ना, तो थोड़ा सा और समझिए। सामाजिक संपर्क बंधन उन्मुक्ता है, इसमें क्या होता है, परिवार का थोड़ा दायरा जब सीमित रहता है ना, तो उसमें आता है ये वाली कंडीशन, पश्च परंपरागत की जो फर्स्ट वाली कंडीशन है। जब सेकंड वाले स्टेज में वो पहुंच जाता है, दूसरे भाग में वो पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो पूरे समाज के लिए कुछ भला करने की जब ठान लेता है तो वो पश्च परंपरागत स्तर में आ जाता है। माफ़ कीजिए, पश्च परंपरागत की जो सेकंड वाला जो लेवल है उसमें पहुंच जाता है। जैसे महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी ने जो इतना जो स्ट्रगल किया है, क्या वो अपने एक परिवार को बचाने के लिए किया है या पूरे देश के लिए किया है? भगत सिंह ने जो फांसी के लिए जो उनको सज़ा मिली है, वो अकेले उनके परिवार के लिए थी या पूरे देश को आज़ाद करवाने के लिए थी? राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का जो अंत करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, वो क्या उनके परिवार के लिए था या पूरे समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने किया था? विधवा पुनर्विवाह के लिए जो हमारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, जो उन्होंने जो कार्य किया था, वो पूरे परिवार को बचाने के लिए था या फिर अपने एक परिवार को बचाने के लिए था, पूरे समाज के लिए था? तो आई होप जो भी ये आपसे अगर एग्जांपल देते हैं इनमें से किसी का, किसी भी जो बड़े जो हमारे नेता हैं पुराने समय के, जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया है, तो उसको आपने कौन से स्टेज में रखना है? अब आप समझ गए ना, जो सबसे लास्ट वाली स्टेज है पश्चिम परंपरागत से अगर अंदर से भी क्वेश्चन पूछे तो इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन वाली स्टेज में उसको रखना है। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। इनकी कुछ पुस्तकें आप याद कर लेना। द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 1984, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एंड द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट 1981 में ये बनी थी। और इन तीनों बुक्स को किसने लिखा है? कोहलबर्ग के द्वारा ही लिखा गया है। तो कई बार बुक्स पूछ लेते हैं तो आपको बुक्स को भी थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि इनकी ना आलोचना भी इनकी की गई थी इन्हीं की एक स्टूडेंट के द्वारा। उनका मानना था कि जितने भी आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आपने सिर्फ लड़कों के ऊपर किए हैं और लड़कियों का व्यूज़ इसमें अलग से नहीं जानना। आपको इसमें लड़कों और लड़कियों के व्यूज़ अलग अलग जानने चाहिए थे, ऐसा उनका मानना था। तो ये उन्होंने आलोचना की थी। उनका नाम था कैरल गिलिगन।
कैरल गिलिगन, आपको ये वर्ड याद रखना है, नाम याद रखना है। और 2-3 वर्ड कुछ और पूछे जाते हैं इसमें जो मेन है। एक पूछा जाता है नैतिकता। नैतिकता दे दें, नैतिकता क्या है तो, या मोरालिटी क्या है, तो आपने उसके अंदर जो ऑप्शन होंगे आपने उसमें छांटने हैं। तो उसमें आपने इस लगाना है जो सही और जब गलत की पहचान जब हम करना सीख जाते हैं तो वही हमारी नैतिकता है। इतनी बात समझे। मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कना क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्या है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता पर आधारित नैतिकता, जो हमने खुद से सोच समझ कर किसी एक निर्णय को लिया है, पहले हमने उसके ऊपर कुछ न कुछ रिसर्च की, कुछ सोचा, सोच विचार करके जब हम बाद में कोई निर्णय लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, संज्ञानात्मक परिपक्वता पर आधारित नैतिकता कहा जाता है। जैसे कि आप इलेक्शन में या किसी चुनाव में मत अपना देते हो तो आपकी क्या है, नैतिक तर्कना के आधार पर होता है। तीसरा है मोरल डिलेमा। जो मोरल डिलेमा क्या होता है, जो मोरल डिलेमा जो हमारा होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दुविधा, कि दुविधा होती क्या है, डिलेमा होता क्या है। जब सही गलत का हम निर्णय नहीं कर पाते तो वही मोरल डिलेमा है। मोरल डिलेमा को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मोरल जो डिलेमा है उसमें क्या होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने उसका आंसर देना है जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हुई है लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पे मैं आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। मोरल डिलेमा, मुझे ये बताओ कि एक रास्ते में एक लड़की खड़ी है और कुछ एक दूसरा रास्ता है उसमें कुछ लोग खड़े हैं। आप एक गाड़ी के ड्राइवर हो, आपके पास जो ये गाड़ी है इसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, ना ही इसमें हॉर्न है। आपके पास विकल्प दो ही बचते हैं, या तो आप उस लड़की का एक्सीडेंट कर दो या फिर उन जो 40-50 जो लोग सड़क में खड़े हैं उनका एक्सीडेंट कर दो। तो आप किसका एक्सीडेंट करना चाहोगे? किसी एक को तो मारना ही पड़ेगा। अगर आप लड़की की तरफ जाते हो तो आप मुझे बताओ कि वो लड़की तो नासमझ है, लेकिन वो जो 50 लोग हैं वो तो क्या है, उनको तो अक्ल है, उनको तो दिमाग है कि वो रोड के बीच में क्यों खड़े हैं। कुछ लोग चाह रहे होंगे उन 50 लोगों को उड़ा दें। अगर वो 50 लोगों को आप मार देते हो तो लड़की के माँ बाप की गलती नहीं है कि लड़कियों को अकेले सड़क के ऊपर छोड़ दिया। उस एक लड़की को मार देना चाहिए, उन 50 लोगों की क्या गलती है। अब एक लड़की अगर मर रही है तो 50 लोग बच रहे हैं तो हमें उनको मारना चाहिए, एक लड़की को ही। अगर आपका आंसर थोड़े आप अभी कंफ्यूज हो गए होगे, मैं आपको और थोड़ा सा और वो देख देता हूँ। जो 50 लोग हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 40 से 50 लोग हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं हैं। जो ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम उन 50 लोगों को मार देंगे, वो लोग कैसे हैं? वो सारे के सारे लोग इंडियन आर्मी वाले हैं। तो आप किसको मारना चाहोगे? अब अभी आप उस लड़की को मारने के लिए, कुछ लोगों का होगा उस लड़की को मार देंगे, हम आर्मी वालों को नहीं मारेंगे। तो जो आप इस द्वंद्व में जिए, इसी को हम द्वंद्व बोलते हैं। अभी आप दुविधा में फंसे हुए हो कि हम किसको मारें, किसको बचाएं। तो इसी को ही जो हमारे कोलबर्ग हैं उन्होंने मोरल डिलेमा का नाम दिया है। जब हम किसी नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं तो कोई हम निर्णय नहीं कर पाते, वही हमारी नैतिक दुविधा है। तो आई होप कि आप सारे पॉइंट अच्छे से समझ चुके होंगे। कोलबर्ग की थ्योरी मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। इतना अच्छा अभी तक शायद ही कहीं पे यूट्यूब चैनल या कहीं और जगह पे समझाया गया होगा। कोशिश मैंने आपको समझाने के लिए अपनी ओर से बहुत अच्छे से की है। और ठीक है, अगर आपको समझ आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों से जुड़ने के लिए मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप मुझसे जुड़ने के लिए। बस एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन भी आपने साथ में दबा देना है। और जो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर हो सके तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।